नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2 का मॉडल टेस्ट पेपर 1। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको 8 में से कोई 5 परफॉर्म करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। अगर आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का आता है तो आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का आता है तो 100 नंबर का। मतलब वैसे तो ये 10 के बजाय 20 का हो जाएगा अगर 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और अगर 2 घंटे का टाइम मिलता है तो आपको 50 नंबर के लिए 10 मार्क्स का ही लिखना है। कंटेंट ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर देना है, 3 घंटे में थोड़ा सा बढ़ा देना है, 2 घंटे में कम या नॉर्मल कर सकते हो। ओके नाउ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इन रिटेल बिजनेस। अब कोई भी जो मर्चेंडाइजर होता है, व्हाट डू दे डू द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजिंग। व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग? मर्चेंडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग or sourcing a good from different supplies and making it available to the end consumers. Okay, and for this purpose they need to analyze, plan and implement the strategies. उनको strategies को analyze करना पड़ेगा, plan करना पड़ेगा और implement करना होगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये सारे functions हमारे merchandiser play करते हैं। अब वैसे बहुत सारे अलग अलग रोल्स हैं जो मर्चेंडाइजर प्ले करते हैं। अगर किसी छोटे स्टोर की बात हो तो बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग दोनों प्रोसेस एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोर बड़ा होता है ये दोनों फंक्शंस अपने आप में अलग हो जाते हैं। मतलब बाइंग डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। ओके, सो द मर्चेंडाइजर डज नॉट गेट इन्वॉल्व विद द बाइंग एंड सिलेक्टिंग सप्लायर्स और कोऑर्डिनेटिंग विद द सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स। किसी एक छोटे से स्टोर में यानी कि सिंगल यूनिट डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो बायर और मर्चेंडाइजर का रोल है वो एक हो सकता है, मर्ज कर दिया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा ये दोनों रोल्स अलग अलग हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, और इनको स्पेशलाइज्ड टास्क दिया जाएगा। सो द पर्सनल इन्वॉल्व इन दीज रोल्स आर लोकेटेड इन द स्टोर इटसेल्फ. So in the bigger retail chain, the buyer and merchandiser will be located at the central office, जो कि फिजिकल स्टोर से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो स्टोर से कोई भी इनका लेना देना नहीं होता, ये बाहर बैठकर प्लानिंग करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? ये सारा डेटा EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स के थ्रू रिटेल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचता है। ठीक है नाउ, तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कोई मर्चेंडाइजर प्ले करता है। पहला है रिसर्चर। मर्चेंडाइजर्स को स्टडी करना पड़ता है कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, कि अब कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी जो पेक्युलैरिटीज़ हैं बाइंग के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज है, कहाँ और कैसे कस्टमर्स ख़रीदना पसंद करते हैं, कौन से ओकेजन्स पे ज़्यादा ख़रीदते हैं, किस प्राइस रेंज को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन से फीचर्स लोगों को पसंद आते हैं। ठीक है, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए कस्टमर्स अपनी लॉयल्टी तक ब्रेक कर देते हैं। इन सारी चीज़ों की रिसर्च किसी भी मर्चेंडाइजर को करनी होती है, और जब ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बिहाफ पर प्लानिंग भी करनी होगी। तो अगला रोल प्लानर का प्ले करते हैं वो लोग। वंस द टाइप ऑफ मर्चेंडाइज रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड, देन द नेक्स्ट टास्क इज प्लानिंग ऑफ द असॉर्टमेंट। कि हम अगर करेक्ट असॉर्टमेंट प्लान कर लेंगे कि कौन सा माल कितना कहाँ से ख़रीदना है, तो ईजिली हम उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर कर पाएंगे समय रहते। ठीक है ना, अब हमने अगर प्लान कर लिया है तो सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं बनेगा ना। प्लानिंग के साथ साथ हमें लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बाइंग टीम के साथ, ठीक है, इन स्टोर टीम के साथ, जिसके साथ हम इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। सो द मर्चेंडाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी लाइन एंड हेंस ही शी विल बी सुपरवाइजिंग द बाइंग एक्टिविटी ऑफ मेनी ऑफ द बायर्स। क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदा है, क्वालिटी कैसी है, स्टोर में पहुंच गया, एलोकेट हो गया या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर कंट्रोलर का रोल भी प्ले करते हैं मर्चेंडाइजर। ओके नाउ, अब इस कंट्रोलर के फंक्शन के अंदर क्या आएगा कि सेल्स कितनी हो रही हैं। सेल से क्या लेने देना सर? नहीं, सेल से लेने देना बिल्कुल है कि अगर इन्होंने कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान की है, किसी मर्चेंडाइज के बारे में इन्होंने बताया कि भाई ये मर्चेंडाइज ज़्यादा सेल होगी,
और वो स्टोर में एलोकेट करा दी। एलोकेट कराने के बाद इनको पता लगता है कि अब इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए एक बड़ी भारी मिस्टेक हो गई है, प्राइस रेंज डिफरेंस है, प्राइस रेंज में डिफरेंस है। तो यहाँ पर उनको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्टोर के लिए अब कौन सा प्राइस रेंज बेहतर है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर जो बाइंग प्रोसेस है उसको रोकना पड़ेगा, जो अभी तक का हमारे पास स्टॉक है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए या तो हमें प्राइस मार्कडाउन करना पड़ेगा, जितना हमने ख़रीदा था उससे कम दाम में बेचना पड़ेगा, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी, कोई प्रमोशनल स्कीम लगा के हमें इस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना होगा। हमारी इन्वेंट्री का सवाल है, हमारे पास स्पेस का सवाल है, हमारे पास बजट का सवाल है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर ये सारे स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल डिस्प्लेस। मर्चेंडाइजर को इंश्योर करना होगा कि सही से इफेक्टिवली डिस्प्लेज स्टोर के अंदर लगाई गई हैं या नहीं, और इसके ब्याह पर उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। सेल्स प्रमोशन को प्लानिंग के साथ ऐड करने का काम भी मर्चेंडाइजर करेंगे। प्रमोशनल कैलेंडर में भी हेल्प करते हैं मर्चेंडाइजर, क्योंकि मर्चेंडाइजर के पास इफेक्टिव जानकारी होती है कि कस्टमर्स को कब कौन सा प्रोडक्ट कौन से ओकेजन पे क्या क्या खरीदना है। इसके साथ वो बाइंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एनुअल प्रमोशनल कैलेंडर में भी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस और द नेक्स्ट रोल दैट दे प्ले इज अ ट्रेनर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मर्चेंडाइजर के लिए। जो बाकी स्टाफ है उनको ट्रेन करना अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है उसके बारे में मर्चेंडाइजर को पहले पता होता है बिकॉज ऑफ द रिसर्च, बट बाकी जो स्टोर स्टाफ है उनको नहीं मालूम होता। तो वो इसके ब्याह पर बाकी लोगों को ट्रेन कर देते हैं। कंज्यूमर के टेस्ट, बाइंग पैटर्न्स, वर्किंग ऑफ प्राइस, वर्किंग ऑफ मार्कडाउन, मेंटेन्ड मार्कअप, एक्चुअल मार्कअप्स एंड a lot of different calculations. So at the store level, store merchandiser needs to interact with counter sales representative, department manager, store managers। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ साथ इनको ये सब कुछ ट्रेन भी करना पड़ता है पूरे स्टोर को। नेक्स्ट इज मोटिवेटर। द मर्चेंडाइजर नीड टू मैनेज अ टीम ऑफ पीपल हु वर्क अंडर हिज सुपरविजन। ओके, तो उनको लगातार गाइड करना, कॉन्स्टेंटली टच में रहना, ये सारा फंक्शन भी एक रिटेलर बोल रहा हूँ, एक मर्चेंडाइजर परफॉर्म करेगा। सो दस वी कैन सी दैट अ मर्चेंडाइजर हैज़ टू परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन मीटिंग हिज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स गोल्स। ओके, तो सबसे पहले हमने रोल ऑफ मर्चेंडाइजर को एक नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्लेन किया थॉरोली, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से रोल्स हैं उनको हमने डिफाइन किया। राइट, यस। सेल्स प्रमोशन के अंदर मर्चेंडाइजर का हेल्प इसलिए लिया जाता है क्योंकि मर्चेंडाइजर के पास ना जानकारी होती है कि कस्टमर्स को कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ कितना खरीदना है। अलग अलग ओकेज़न के लिए ये मर्चेंडाइजर बाइंग डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट की मदद कर पाएगा प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्म करने में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो लगातार इनको करनी है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो सके। अगर आपकी पूरी टीम में, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर, अगर आपको पता हो कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आएंगे, आपने कोई किसी स्टूडेंट ने रिसर्च करी है पिछले 10-20 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठा के उसने खूब पढ़ा है, उसके बाद बोला कि सर ये वाला क्वेश्चन ना बहुत आता है, तो अब उसको पता होगा ना जब हम लोग प्लान कर रहे होंगे तो उसके इनपुट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। यस और नो? बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च। सो ऐसे ही सेल्स प्रमोशन में भी मर्चेंडाइजर का हेल्प इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसने रिसर्च किया हुआ है कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स और बाइंग बिहेवियर को टाइमलाइन के हिसाब से। तो प्रमोशनल कैलेंडर में भी मदद मिलती है। प्रमोशनल कैलेंडर क्या होता है? प्रमोशनल कैलेंडर का किसी भी स्टोर का एक प्रमोशनल कैलेंडर होता है बेसिकली, जिसमें टाइम के हिसाब से बताया गया होता है कि किस किस टाइम पर कौन कौन से प्रमोशंस लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है ना? और इसमें उस प्रमोशन का रोल क्या रहेगा, रोल ऑफ प्रमोशन भी डिफाइन किया जाता है कि इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में दोनों को निपटाना है। तो पहला है शीट्स मॉडल। वैसे शीत पढ़ते हैं हम लोग इन्हें, पर ये सेठ मॉडल है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम? अंग्रेज लोग तो सीट पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेठ मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये जगदीश सेठ का मॉडल है। इंडियन, यस इंडियन। नाउ सो इन 1970
ही डेवलप्ड अ बाइंग बिहेवियर मॉडल फॉर द रिटेलर्स। किसके लिए? रिटेलर्स बाइंग बिहेवियर। तो 4 की एलिमेंट थे इनके लिए। पहला था एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, इंटरपर्सनल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर्स। ओके, नाउ जो मिस्टर सेठ का मॉडल है, जगदीश सेठ का मॉडल है, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रिटेलर किसी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहा है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, और कौन कौन से लीगल फैक्टर्स हैं जो हमारी रिटेल इंडस्ट्री को ओवरऑल इम्पैक्ट करेंगे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। सो रिटेलर मस्ट अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द परचेजिंग। अगर मुझे इकोनॉमिक कंडीशंस पता है कि 3 साल बाद एक अगले महीने रिसेशन आने वाला है, तो क्या आप कुछ नया प्रोडक्ट बाय करोगे अपने स्टोर में बेचने के लिए? ज़्यादा स्टॉक कर लोगे? नहीं करोगे ना स्टॉक, बिकॉज आपको पहले से पता है, इसकी जानकारी है। ऐसा कोई भी सोशल इम्पैक्ट आपको पता है, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको पता है, आपको पता है अभी अगले महीने ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है जो आपकी वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर देगी, तो अब आप अपनी वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप कंपीट करने के लिए लगा रहे हो तब तो लगा लोगे, और अगर आपको पता है कि लगाने के बाद बेकार हो जाएगा तो नहीं लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है और आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केट शेयर कितना है उसका, आपका बाइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं परचेज को करने के लिए, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना और क्या बाय करोगे। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स रिलेटेड विद द रिलेशनशिप ऑफ रिटेलर सप्लायर, जैसे ट्रस्ट कितना है आपको, कम्युनिकेशन कैसे होती है, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी कितनी है, ठीक है, सामने वाले की कितनी है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। एज अ रिटेलर देयर रिस्क टेकिंग बिहेवियर, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल। तो इन चारों फैक्टर्स के बिहाफ पे ये डिपेंड करता है कि आप अब जो बाइंग डिसीजन लेने वाले वो कैसा रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू सेठ, द इंट्रैक्शन ऑफ दीज 4 एलिमेंट अल्टीमेटली डिटरमाइन अ रिटेलर्स बाइंग बिहेवियर, कि रिटेलर किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करेगा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स, retailer can make better decision about what product to purchase from their stores। कहाँ से कितना कैसे खरीदना है, ये जानकारी आपको इस मॉडल से मिल जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले शॉर्ट नोट की तरफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर। किसी भी एक अच्छे बायर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहला, नेगोशिएटिंग स्किल्स। अगर आप एक अच्छे बायर हैं और नेगोशिएटर नहीं है तो फिर अच्छे बायर कहाँ है बात के? भाई आप डिस्काउंट ही नहीं ले पा रहे, आप अपने टर्म में कंडीशंस को इंक्लाइन ही नहीं करवा पा रहे, तो किस बात के बायर? क्या कंडीशंस हैं आपकी? कुछ हो ही नहीं पा रहा। ठीक है ना। सो नेगोशिएशन स्किल्स। अब नेगोशिएशन स्किल्स मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, कंडीशंस, टर्म्स कैसी भी हो सकती हैं। कई बार आप पैसे में नेगोशिएट नहीं करते, टर्म्स एंड कंडीशंस में नेगोशिएट करते हो और आपको उसका बेनिफिट देखने के लिए मिलता है ना। ठीक है, सो अ सक्सेसफुल रिटेल बायर नीड्स टू बी एक्सपर्ट नेगोशिएटर हु कैन बैलेंस द डिमांड ऑफ बोथ सप्लायर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने टर्म्स में नेगोशिएट नहीं करना, हो सकता है पहली ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो जाए और बाद में वो आपको लपेट ले कि भाई बस तू ले जा एक बार प्रोडक्ट, सर्विस लेने आई हो तब बताऊंगा, है ना। तो बैलेंस तरीके से नेगोशिएट करना है जिससे दोनों तरीके से ये ट्रांजैक्शन लंबे समय तक चलती रहे। सो दे मस्ट बी एबल टू एनालाइज वेरियस ऑफरिंग्स एंड मैच देम what the need of merchandisers and the store managers to achieve the best possible profit percentage on a deal. Next is communication skills. So a buyer must possess strong communication skill. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हैं तो आप इफेक्टिवली नेगोशिएट भी कर पाओगे भाई, इंटरेक्ट भी कर पाओगे, और इस कम्युनिकेशन स्किल के बिहाफ पर आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर पाओगे। ठीक है, आपके सभी स्टेक होल्डर्स की नीड समझने के लिए। सर ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसमें जितने लोगों का इंटरेस्ट है, पहले तो आपके सप्लायर का इंटरेस्ट है उसको बेचने में, आपका इंटरेस्ट है उसको ख़रीदने में,
आपकी कंपनी के बाकी सारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को बेचकर प्रॉफिट कमाने में, फिर आपके कस्टमर्स का इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को खरीद कर अपना बेनिफिट देखने में। तो जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट या उस डिसीजन से इम्पैक्ट करने वाले हैं उन सभी को स्टेक होल्डर्स बोला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो बेस्ट इफेक्टिव मैनर में आप इन सारी बातों को उसके साथ नेगोशिएट कर लोगे या फिर कन्वर्सेट कर लोगे। नेक्स्ट इज मार्केट अवेयरनेस। एक अच्छे बायर के पास मार्केट का अवेयरनेस होना चाहिए। बेहतर अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास रहेगी तो आपको मदद मिलेगी इससे, ठीक है। मार्केट में कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कौन कौन से फीचर्स उसमें मिल रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफर की जा रही है, ठीक। और एक कमर्शियल एक्यूमेन या फिर कमर्शियल टेस्ट होना चाहिए। सो बायर मस्ट बैलेंस कस्टमर needs with their profitability of their organization. So they should be able to determine at what quality the price a product will meet the need of the both customer and retailer. जैसे मान लेते हैं आपने कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब बाय तो आपने कर लिया पर क्या इसी प्राइस पे कस्टमर खरीद लेगा, इससे ज़्यादा प्राइस पे खरीद लेगा, कितने प्राइस पर वो खरीद लेगा, कौन से फीचर्स उसको अट्रैक्ट करेंगे, कमर्शियल टेस्ट पता है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जैसे सेल्स टर्नओवर। सो फॉर इवेल्यूटिंग अ बायर इंक्लूड अचीविंग सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिट एंड मीटिंग बजट टारगेट फॉर परचेजिंग। इसके साथ साथ परसेंटेज मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाफ, सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मार्कडाउन्स। ये सारे क्वालिटीज़ अगर किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वो एक बहुत बढ़िया बायर है। पीके सिन्हा और डीपी उनियाल बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कंप्लीट करने जा रहे हो तो उसमें नेगोशिएशन स्किल्स 42% हेल्प करती हैं आपकी। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय पीके सिन्हा एंड डीपी उनियाल, negotiation skills 42%, market awareness 35%, communication skills 26% and commercial taste 24% are the 4 most important characteristics जो किसी सक्सेसफुल बायर के अंदर होनी चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस, न्यूमेरेसी, प्रोडक्ट नॉलेज, गुड प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, इनोवेशन एंड कॉमन सेंस। न्यूमेरेसी मतलब कैलकुलेशन, ठीक ना। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी बायर के अंदर होते हैं और होने चाहिए बेसिकली। यस, कमर्शियल टेस्ट यानी कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने जा रहे हैं तो आप क्या लोगों का बेनिफिट देख पा रहे हैं, आपको पता है कि लोग इसे खरीदेंगे, आप इसको मोनेटाइज कर पाएंगे, कितना पैसा उससे कमा पाएंगे, ठीक है। ये कौन सा बायर आप समझ रहे हो यहाँ पे, ये रिटेल बायर है बच्चे। रिटेलर अपने ने कोई माल नहीं खरीदेगा, अभी तक क्या समझ रहे हैं आप, उसके लिए है ये, ठीक है ना। गाइस अभी तक के सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? सौम्या, अमित, देव, शैलेश, विनय, उत्सव, मार्टिन, अमन, ठीक है। अमित का अंगूठा उड़ गया, खैर बाकी लोग यहाँ पे ऐसे इमोजी तो टाइप कर दिया करो कम से कम। कैमरा ऑन करवा लूंगा मैं कल से। गाइस टर्न ऑन योर कैमराज। ओके, या तो मैं कैमरा ऑन करवा लूँ आप लोगों से, ये ज़्यादा सही रहेगा ना। लग तो नहीं रहा मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 10 नंबर के लिए, डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ मर्चेंडाइज इन रिटेल बिजनेस। हम यहाँ जितनी भी बात करने वाले हैं वो किसी रिटेल बिजनेस के बिहाफ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक के लिए जब तक मैं किसी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूँगा तब तक मैं आपको बताऊँगा नहीं। हम सारी बात यहाँ पर किसी रिटेल बिजनेस के अंदर रहकर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो हमारी मर्चेंडाइज की प्राइसिंग को अफेक्ट करेंगे, ओके नाउ। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है मर्चेंडाइज टाइप, कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं वो कौन से टाइप का है, इसके बेहाफ पर हम बता पाएंगे कि उसके ऊपर मार्कअप कितना रखना है। फॉर एग्जांपल
इन फैशन मर्चेंडाइज रिटेलर जनरली कीप हाई प्रॉफिट मार्जिन। अब हाई प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ता है, मजबूरी है, रखना नहीं चाहते, रखना पड़ता है। सर ऐसा थोड़ी होता है हम मार्जिन रखना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन देने के लिए मार्जिन कम रखना चाहते हो। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें ना आपको बहुत सारा प्रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। ट्रेंड अगर चला गया तो सारा स्टॉक आपके पास धरा का धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं है वो। तो ये जो हाई प्रॉफिट है ये उन सारे लॉसेस को रिकवर करने में बाद में मदद करते हैं। ठीक है, सुनाओ। सो दे आर जैकिंग अप द markup percentage while doing retail pricing of a new product. Now, as well as we all know, preference and purchase of fashion products are influenced by a large dose of personal choice and attitude. So this affects final movement of the product on the floor. तो रिटेलर को बहुत सारी इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ेगी बहुत लंबे समय के लिए, या फिर वो इन्वेंट्री ही होल्ड करके रखनी पड़ेगी। आपने मान लेते 4 पीस खरीद लिए, आपने 4 डिज़ाइनर सूट खरीद लिए सेम डिज़ाइन के अलग अलग साइज़ में, तो क्या आपको लगता है कि इन चारों डिज़ाइनर सूट के लिए कस्टमर अपने टेस्ट के हिसाब से मिल जाएगा, अगले हफ्ते बिक जाएंगे चारों? इतने दिन तक आप अपने स्टोर में रखोगे तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट तो लगेगी ना, है ना। ये कॉस्ट कवर करने के लिए भी आपको हाई मार्कअप रखना पड़ता है। तो मर्चेंडाइज का टाइप डिफाइन करेगा कि आप कितना मार्कअप करोगे, कितना मार्कडाउन करोगे, कितने डिस्काउंट्स दोगे और कितने समय तक आपके पास वो प्रोडक्ट रहेगा जिससे आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंप्रूव या इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सो इन केस ऑफ फ्रेश आइटम्स लाइक वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, रिटेलर्स को कंसीडर करना पड़ता है पेरिशेबिलिटी या फिर उस प्रोडक्ट की लाइफ, और इसके हिसाब से वो मार्कअप रखता है। ठीक है, तो जितना फ्रेश फूड आप खरीदने जाओगे उतना ज़्यादा महंगा मिलता है, और जैसे जैसे वो दिन बीतते चला जाता है आपको थोड़ा कम दाम में और कम दाम में, है ना, फिर 3-4 दिन बाद वो चला जाता है वो प्रोडक्ट वहाँ से। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है कि कितना परसेंटेज वेस्ट होगा, होल्डिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, इसके बिहाफ पर ही वो लोग डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं आप देखते हैं कि पोटैटो के रेट कभी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं, है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर से प्राइस में 3-4 महीने तक मिलता है, वो होता है ऐसा, है ना। लेकिन अगर आप बात करें ग्रेप्स की, बात करें वाटरमेलन की, बात करें नहीं अनियन नहीं, अनियन का भी प्राइस सिमिलर सा रहता है 40। नहीं, वो एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, मैं जनरली बोल रहा हूँ आप लोगों से। ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगो, ठीक है, अरे ये सिर्फ फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स में बात कर लेते हैं। धनिया, धनिया को मैं धनिया लिख रहा हूँ, कोरिएंडर लिख सकते थे। ठीक है, नाउ धनिया, पालक, स्पिनच। ठीक, आप देखते हैं कि इन सभी आइटम्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। इस हफ्ते आपको पालक 30 रुपये केजी मिलेगा, अगले हफ्ते आपको पालक 50 रुपये केजी मिलेगा, उसके अगले हफ्ते फिर दोबारा 30 पे आ जाएगा, है ना। खैर, अगर आप वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। ग्रेप्स का भी ऐसा ही है, वाटरमेलन का भी ऐसा ही है और मैंगो का भी ऐसा ही है। इनके प्राइस एक बार बढ़ते हैं, घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, है ना। और सबके साथ नहीं होता ऐसा, ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में ख़राब हो जाएगा और सप्लाई आने में कितनी देर और रहेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर है जिसके बिहाफ पर प्राइस डिपेंड करता है, दैट इज मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स पॉलिसी। ठीक है, 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं आपके पास, एक जिनके ऊपर वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग होती है, दूसरे हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग वाले, तीसरे इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट होते हैं, वो मुश्किल से आपको मिलते हैं। नाउ, so in case of departmental store, many of the branded products are directly bought from the manufacturer or distributor of these brands, है ना। now so इस केस के अंदर रिटेलर के पास बहुत ज़्यादा प्राइस फिक्स करने के चांसेस नहीं होते। सो इन सच केसेस रिटेलर कैन नॉट डू मच अबाउट फिक्सिंग ऑफ द प्राइस एज ही हैज़ टू गो बाय द प्री डिसाइडेड नॉर्म्स। जैसे अगर 10 रुपये का मुझे घड़ी डिटर्जेंट बेचना है तो वो 10 रुपये का ही बेचना है, मैं उसमें कोई डिस्काउंट करके नहीं बेच सकता अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे उनके सप्लाई चेन में रहना है। किसके? मैन्युफैक्चरर के, सप्लायर के, वरना मुझे निकाल देंगे अगर मैंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो।
कॉम्पिटिटर कंपटीशन नहीं क्रिएट कर सकता मैं अपनी तरफ से. सो इन सच केसेस बायर और मर्चेंडाइजिंग टीम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बाय फिक्सिंग अप द परचेज प्राइस. अब हमने अगर कम दाम में खरीदा तब हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा. सेलिंग प्राइस हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, बाइंग प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं पर सेलिंग प्राइस मैनिपुलेट नहीं कर सकते. इसलिए कंपटीशन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता इस केस में. ठीक है, राइट. आर यू गाइस गेटिंग एवरीथिंग? हाँ हाँ. सवाल क्या है, क्या आप रिपीट करेंगे मुझे? हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? मैं सेकंड पॉइंट की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल इस क्वेश्चन में है क्या. क्वेश्चन क्या था? शिविका, व्हाट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग? अरे भाई बताओ तो सही. हाँ, बहुत बढ़िया. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलर प्राइसिंग. ठीक है. हाँ, आप फिर गलत बोल रहे हैं. ध्यान से सुनना सीखिए शिविका. ठीक है, फिर आपको डाउट्स कम रहेंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाउट मत पूछो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इफेक्टिवली सुनो. ठीक है ना. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी रिटेलर हो, इररिस्पेक्टिव, ये सारे फैक्टर्स सभी रिटेलर्स के ऊपर लागू होंगे. चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, कपड़े की दुकान हो, भाजी वाला हो, पेपर बेचने वाला हो, कंप्यूटर बेचने वाला हो, ठीक है, मुर्गा बेचने वाला हो, कुछ भी हो, सबके लिए सेम. कुछ लोग कंपटीशन, जी, कुछ लोग कंपटीशन देना चाहते हैं, कुछ लोग बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. तो जो लोग कंपटीशन में अपने आप को बढ़िया दिखाना चाहते हैं वो लोग तो डिस्काउंट देंगे, लेकिन जो जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है वो लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते. ठीक है शिविका, आपके सवाल का सीधा जवाब. तो अगर उनको कंपटीशन में बाकी लोगों से कम्पीट करना है तो डिस्काउंट देंगे. अगर मेरी दुकान के आसपास 3 और मेडिकल स्टोर हैं तब तो मैं डिस्काउंट दूंगा, और मेरे आसपास कोई है ही नहीं तो मैं डिस्काउंट देना चाहिए मुझे. देव, आप देते डिस्काउंट? देव, उत्सव, मेरे आसपास 1-2 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है, मैं लोगों को डिस्काउंट दूंगा? अगर दूंगा भी तो कितना, 5% या 20%? 5 दूंगा, कोई है ही नहीं कम्पीट करने के लिए. लेकिन मेरे अगल बगल में मारकाट मच रही है, सब लोग डिस्काउंट दे दे के बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ यार कस्टमर आ ही नहीं रहे, चलो 2 रुपये मिले किसी से, बहुत बढ़िया, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा. ठीक है ना. ना, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज कंपटीशन. ये अगला स्टेप था जो शिविका ने पहले ही पूछ लिया. ठीक है शिविका, अरे देयर. So competition, particularly among multi-brand outlet, supermarket and general kirana stores have their constantly have to be constantly aware about the price charged for similar items by other stores. बाकी दुकान वाले कितने रुपए में वो माल बेच रहे हैं, अगर वो लोग कम दाम में बेच रहे हैं तो आपको भी प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा. इन दैट केस आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिफर कर जाती है. ठीक है, और आपको इस बिहाफ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी उतने ही हैं. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट उतनी ही लगने वाली है, बाइंग प्रोसेस उसी तरीके से होने वाला है. ठीक है, बट आप जल्दी जल्दी ज़्यादा कम पैसे में सेल करके ज़्यादा माल बेच सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ बाइंग वॉल्यूम का फ़ायदा मिल जाएगा. तो कंपटीशन के को भी देखते हुए आपको प्राइसिंग सोचनी होती है. नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. इफ़ द डिमांड इज़ लो यू हैव टू कीप द प्राइस हाई. अगर डिमांड बहुत कम है तो प्राइस हाई होगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस लो होगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, 2010 में मैं सही बोल रहा हूँ, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस आप ज़्यादा रखेंगे. सॉरी,
डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस कम रखेंगे, और डिमांड कम होगी तो प्राइस ज़्यादा रखेंगे। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। हाँ, डिमांड ज़्यादा होगी, आप लोग मुझे करेक्ट कैसे कर रहे हो? हाई मार देखो, दोबारा से वापस आते हैं। अगर डिमांड हाई है तो प्राइस क्या होगा? हाई होगा। डिमांड लो है तो प्राइस लो होगा। रिटेल में उल्टा होता है लेकिन, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होता। डिमांड हाई है तो प्राइस ज़्यादा होगा, सॉरी, डिमांड लो है तो प्राइस ज़्यादा रखना पड़ेगा उसका, अगर आपको रिकवर करना है तो। अब ये हमेशा हर चीज़ के साथ नहीं है, ठीक है। जनरल आइडिया में आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिमांड हाई है तो प्राइस हाई रख के आप सस्टेन कर जाओगे और आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बट हमेशा लो प्राइस के साथ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता। तो हाई डिमांड में प्राइस हाई होना तो ये एक नॉर्मल बात है, बट लो प्राइस में आपने कभी किसी दाम के किसी प्रोडक्ट के प्राइस गिरते हुए देखे हैं? बढ़ने के बाद रेगुलर कमोडिटी में बताओ मुझे, मुश्किल होता है ना ऐसा। 2010 में आपने देखा था प्याज के दाम बढ़ गए थे, क्यों? डिमांड ज़्यादा थी इसलिए। अब मुझे बताओ, सारे लोग मुझे बोले ना उल्टा बोल रहे सर। हाँ, तो अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि हाई डिमांड में हाई प्राइस रखोगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? विनय, अमन, कहाँ गए ये मेरे को गलत बोलने वाले लोग? शिवम, कहाँ हो आप? मेरा तो डिमांड का मतलब क्या होता है? जी, जी शिवम, बहुत ज़्यादा हो गए थे जी। तो मैं यही कह रहा हूँ काफ़ी देर से। इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी जी, डिमांड ज़्यादा होगी। हम यहाँ मैं सप्लाई को लेकर सोच के बोल रहा हूँ और आप डिमांड को, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। अगर सप्लाई कम हो जाएगी तब प्राइस हाई हो जाएगा। डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम हो गई अपने पास तो प्राइस ज़्यादा होगा। डिमांड कम हुई, अब यहाँ एक एक मैंने ना डिमांड और सप्लाई को एक साथ ऐड नहीं किया। डिमांड अगर कम होगी और सप्लाई भी कम है, अब प्राइस कम होगा, सॉरी अब प्राइस ज़्यादा होगा, अभी भी प्राइस ज़्यादा रहेगा। डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है। खैर ऐसा मुश्किल ही है क्योंकि डिमांड कम होने पे सप्लाई अपने आप ज़्यादा होती है, बट ऐसा अगर एक्सेप्शन केस में मान के चलते हैं तो प्राइस यहाँ पर हाई रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जब 2010 में अनियन प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक पे चले गए, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द अनियन इन द मार्केट। अनियन मार्केट में कम थे और लोगों को अनियन खाना था, इसलिए लोग ज़्यादा दाम देकर भी अनियन खरीद रहे थे, ठीक है। इससे भी प्राइस अफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस। अभी आप नोटिस कर रहे हैं जब आप किसी भी फूड डिलीवरी ऐप से या किसी ग्रॉसरी ऐप से कोई सामान मंगाते हैं तो वो आपसे कुछ डिलीवरी डिलीवरी फीस चार्ज करते हैं, राइट, है ना? 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक, राइट, 30 रुपये से 50 रुपये तक। फिर ये वेरी करता है के जी नम किलो किलो बढ़ाने पर, 5 किलो से ऊपर, 10 किलो से ऊपर, तो ये और वेरी कर जाता है। असल में इस प्रोडक्ट को उन्होंने अपने स्टोर में कितनी देर तक रखा, कितने दिनों तक रखना पड़ेगा और लाने ले जाने का खर्चा कितना है, इसके बिहाफ पर डिपेंड करता है कि वो आइटम्स के ऊपर प्राइस कितना बढ़ाएंगे और डिलीवरी सर्विस चार्जेस कितने ले रहे हैं वो लोग, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन। आप किसी भी प्राइस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप कस्टमर से बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते,
ठीक है ना। और कुछ आइटम्स का प्राइस गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती है, जैसे पेट्रोल, गैस, डीजल, है ना, इन सभी प्रोडक्ट के प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सो इन सच केसेस द रिटेल आउटलेट्स हैव टू कीप देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद इन द सर्टेन नॉर्म्स। और बाकी सारी चीज़ों में भी हमें रूल्स रेगुलेशंस के बिहाफ पर ही प्राइजेस को सेट करना होगा। इसको रोकने के लिए MRTP जैसे एक्ट हमारे पास हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को मनवाते हैं हम लोगों से। बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं जो प्राइस को रेगुलेट करती हैं, ठीक। चलिए नाउ, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ मर्चेंडाइज इन द रिटेल बिजनेस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री एट द फ्रंट लेवल विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, हमको कोई 2 करने, ABC। तो पहला है भाई टर्नओवर रेशियो। हमें क्या बताना है? मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है ये बताना है हमें, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री कैसी चल रही है ये बताना है फ्रंट लेवल पे, बैकएंड में नहीं, फ्रंट लेवल पे। सो पहला है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये बताता है कि आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, इन दोनों का रेशियो होता है बेसिकली। सो टर्नओवर रेशियो में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स, so turnover ratio is a method used to determine the inventory at front level by calculating the number of times inventory is sold and replaced within a specific period। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना माल आपने बेच दिया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। चलिए मैं आप लोगों से ना एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा। क्या हो गया भाई? ठीक है, कोई नहीं, सुनिए। आपके शॉप में ना, आपकी शॉप में हर महीने आप 200 मोबाइल फ़ोन का कलेक्शन अपने पास रखते हो। कितने रखते हो? 200 मोबाइल फ़ोन। इसमें से 5 बिक गया तो 5 और ख़रीद लोगे, 10 बिक गया तो 10 और ख़रीद लोगे, 20 बिक गया तो 20 और ख़रीद लोगे। लेकिन हर महीने की इन्वेंट्री आपके पास कितनी रहती है? 200 मोबाइल फ़ोन्स, और आप रोज़ बेच भी रहे हो, किसी दिन 5, किसी दिन 2, किसी दिन 3, और ख़रीद भी रहे हो लगातार, मेंटेन करके रख रहे हो 200 मोबाइल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता लगा कि आपने 1200 मोबाइल बेच दिए। कितने बेच दिए? 1200 मोबाइल्स, ठीक। तो आपने कितना स्टॉक बेच दिया? ये 200 मोबाइल का स्टॉक कितनी बार आपने रिप्लेस किया? 6 बार, 12 बार, 6 बार। अगर मैं सिर्फ एक महीने का स्टॉक 200 मान के चलूँ तो ख़त्म हो गया, अगले महीने फिर मंगाओगे। तो अगर मैंने 1200 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं, 200 मोबाइल फ़ोन का स्टॉक रख के, तो 6 बार स्टॉक रिप्लेस किया ना मैंने। एक्चुअल में हमने कैलकुलेट कैसे किया? जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको तो रखा ऊपर और एवरेज इन्वेंट्री को रखा नीचे। 1200 बटे 200 क्या आ गया? 6। यहाँ पे टर्नओवर रेशियो 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज़ 5। जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होता है इसका मतलब है उतनी जल्दी हमारा माल बिक रहा है, इन्वेंट्री उतनी जल्दी स्वाइप हो रही है, ठीक है ना। डिमांड उतनी ही बढ़िया हमारे स्टोर की चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसका मतलब, और ये फेवरेबल कंडीशन होती है। इन कॉन्ट्रास्ट अ लोअर टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट द स्टोर्स इन्वेंट्री इज नॉट सेलिंग एज क्विकली। स्टोर इन्वेंट्री उतनी जल्दी नहीं बिक रही, एंड दिस कुड लीड टू एक्सेस इन्वेंट्री एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस। अगर आपका इन्वेंट्री रेशियो इफेक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, तो वो आपको बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं देगा। नेक्स्ट इज सेल्स कवर रेशियो, है ना। सेल्स कवर रेशियो ये बताता है कि आपने कितने दिनों में कितना माल बेचने की सोची थी और अभी कैसे चल रहा है। सो
Sales cover ratio is another method used to determine the inventory at front level by calculating the number of days of inventory cover based on forecasted sales. For example, if a store has an inventory of 1 लाख रुपये और हर दिन का आप डेली फोरकास्ट समझ के चलो 10,000 रुपये का, तो ये जो सेल कितने दिन में सेल कवर कर लेगा, कितने दिन में माल बिक जाएगा? 10 दिन में। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है और डेली फोरकास्ट कितने का है? 10,000 रुपये का। तो हर 10 दिन में आप क्या कर रहे हो? अपनी इन्वेंट्री रोटेट कर रहे हो कि नहीं? राइट देव, यश, शिवम? जितना ज़्यादा सेल्स कवर रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री रोटेट हो रही है। बेसिकली ये इन्वेंट्री टर्नओवर का दूसरा मेथड है जिससे हम चेक कर रहे हैं। हम हमेशा बात तो इन्वेंट्री की कर रहे हैं ना, कि इन्वेंट्री क्या कैसे इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कैसे चल रही है। सो एज हाई सेल्स कवर इंडिकेट्स द स्टोर हैज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिलेटिव टू इट्स सेल्स फोरकास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आपकी स्लो सेल्स कवर रेशियो होंगी तो इसका मतलब है कि आपका सेल्स फोरकास्ट के हिसाब से, जैसा आपने सेल्स फोरकास्ट किया था उसके हिसाब से वैसी सेल नहीं चल रही है। ठीक। नेक्स्ट इज अवेलेबल स्पेस। इसके बिहाफ पर भी आप बता सकते हो कि आपकी इन्वेंट्री किस तरीके से स्टोर में मूव हो रही है। सर अवेलेबल स्पेस से? हाँ, अवेलेबल स्पेस इज अनदर मेथड यूज टू डिटरमाइन इन्वेंट्री एट फ्रंट लेवल। हम लोग इन्वेंट्री के फिजिकल स्पेस को कैलकुलेट करके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टोर का टोटल स्पेस 10,000 स्क्वायर फीट का है, टोटल एरिया, और जो फिक्स असेट है जैसे काउंटर, टेबल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चेयर, कुर्सी, इसने 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रखा है। ठीक। और जो नॉन सेलिंग एरिया है जैसे सीढ़ियाँ, ठीक है, बाथरूम के सामने का एरिया या फ्री स्टैंडिंग एरिया, नॉन सेलिंग एरिया 1,000 स्क्वायर फीट का है। तो अब आप मुझे बताओ कि अवेलेबल स्पेस कितना होगा? 6,000 स्क्वायर फीट, है ना? यस सर। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा जितना ज़्यादा सेलिंग स्पेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इन्वेंट्री आप यहाँ डिस्प्ले कर पाओगे और उससे उतनी ही ज़्यादा सेल इंश्योर करा पाओगे। सो बाय नोइंग द अवेलेबल स्पेस, रिटेलर कैन डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट कैन बी स्टॉक्ड ऑन द फ्रंट लेवल, और इससे हमें इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। नाउ, स्टोर डिस्प्लेज दैट आर विजुअली अपीलिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज which can lead to increased sales. For example, if a retailer knows they have 6,000 square feet space available, they can plan their inventory levels accordingly. अगर मुझे पता है कितना स्पेस अवेलेबल है तो मैं उसके बिहाफ पर ही कैलकुलेशंस करूँगा, और अगर पता है कि भैया ऐसा नहीं है तो फिर मैं प्लान नहीं कर पाऊँगा। भाई मुझे पता है मेरे स्टोर में स्पेस है तो स्पेस को यूटिलाइज अच्छे से कर पाऊँगा ना। सो अवेलेबल स्पेस से भी हम लोग इन्वेंट्री फ्रंट लेवल पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द सेल्स ऑफ द करंट पीरियड इज प्लान्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल। अगर मुझे करंट पीरियड की सेल्स पता करनी हो और प्लान करनी हो तो किन किन तरीकों को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। So planning sales for current period involves creating strategy for how much product to sell and to whom and through which channel. इससे हमें इन्वेंट्री परचेज करने में भी मदद मिलती है and how much they sell it for and how much revenue they can expect to generate. तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करके करंट पीरियड की सेल्स को प्लान कर सकते हैं। पहला, हिस्टोरिकल डेटा रिव्यू करिएगा। बेसिकली ये बात फोरकास्टिंग जैसी ही है, पर फोरकास्टिंग करंट सिनेरियो में किस तरीके से चल रही है उसको रिव्यू करना है। सो रिव्यू हिस्टोरिकल डेटा। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग सेल्स फॉर करंट पीरियड इज टू रिव्यू हिस्टोरिकल डेटा। आपने पिछले इसी सीज़न में कितना माल बेचा था? मान लेते हैं ये नवंबर का मंथ चल रहा है एंड ऑलमोस्ट नवंबर से अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर लास्ट या नवंबर मिड में दिवाली हो जाती है। तो आपको पता है भाई दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है। तो इस दिवाली वाली सीज़न में कितनी सेल आप करते हैं? ठीक, इसके हिसाब से इस महीने की सेल आप प्लान कर पाएंगे। सेट सेल्स टारगेट। सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, आपने पिछले सालों में कितना
प्रोडक्ट सेल किया था, कितना वॉल्यूम में और कितना प्राइस में। दोनों बातें आपको ख्याल रखनी है कि प्राइस के हिसाब से कितने रुपए का बेचा था और वॉल्यूम के हिसाब से कितना बेचा था। इसके ब्याह पर ही आप इफेक्टिवली ये बता पाओगे कि आप करंटली कितना सेल कर पाएंगे। ओके नाउ, so for example, a retailer might set a revenue target of 10 lakh rupee for a month of May with a profit margin of 20%। और जब हमने सेल्स टारगेट डिसाइड कर लिया उसके बाद हमें सेल्स प्लान डेवलप करने होंगे कि सेल कैसे करेंगे, राइट। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कौन सा चैनल यूज़ करना है और कितनी इन्वेंट्री हमें स्टॉक करके रखनी है, ये प्लान करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिटेलर को 10 लाख रुपए की सेल अचीव करनी है, सो दे माइट डिसाइड टू प्रमोट देयर न्यू समर कलेक्शन एंड रन 20% ऑफ सेल फॉर द एंटायर मंथ। अगर नया कलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो लोगों में एंथुसियाज्म क्रिएट हो गया कि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया माल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट विल बी 20% ऑफ, ठीक है, 20% ऑफ की सेल लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। सो दिस माइट ऑल्सो इंक्रीज देयर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। और ये जो बजट है, जो एक्स्ट्रा बजट ये लोग सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए के रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो खर्च करना होगा, उसको ये लोग सोशल मीडिया पे खर्च करके थोड़ा सा अचीव कर सकते हैं इसका प्लान। नेक्स्ट इज एलोकेट रिसोर्सेज। आपने प्लान डेवलप कर लिया, अब आपको प्लानिंग के हिसाब से ही रिसोर्सेज एलोकेट करने होंगे। ओके, सो दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर नीडेड टू मैनेज द इन्वेंट्री। किसी भी मंथ के लिए अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि इस मंथ में इतने रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करूँगा, तो आप पहले ये देखिए कि पहले आपके पास कितना स्टाफ था, कितना स्पेस था और किन कंडीशंस में आप सेल कर रहे थे। अब आपको किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करके सेल्स इम्प्रूव मिल सकती है। कई बार हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव करके सेल मिल सकते हैं, कई बार स्पेस बढ़ाकर सेल मिल सकती है, कई बार प्रोडक्ट के असॉर्टमेंट को चेंज करके सेल्स मिल सकती है। तो कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपको एलोकेट करके सेल्स इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिटेलर प्लान्स टू प्रमोट देयर न्यू समर कलेक्शन इन मे, दे विल नीड टू परचेज इनफ इन्वेंट्री टू मीट डिमांड। ठीक है, उनको इनफ इन्वेंट्री भी खरीदनी होगी और इसके साथ साथ लोगों को भी ऐड करना होगा। साथ के साथ अगर मुझे ये पता करना है कि सेल सही से चल रही है नहीं चल रही है, तो मुझे मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जो भी प्लानिंग हमने अभी तक की है, क्या वो प्लानिंग साथ के साथ चल रही है या नहीं। सो ऑन द करंट पीरियड बिगिंस, once the current period begins, the retailer need to monitor sales performance regularly to ensure they are on track to meet their target or not। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारा जो करंट सेल्स डेटा है वो कितना जा रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, और एडजस्टमेंट हमें अगर कहीं ज़रूरत है तो उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ रिटेलर्स सेल आर नॉट मीटिंग देयर टारगेट, दे माइट इंक्रीज देयर एडवर्टाइजिंग स्पेंड, या फिर एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर दें जिससे और सेल्स बूस्ट हो जाए। सो इन समरी वी कैन से प्लानिंग सेल्स फॉर करंट पीरियड इन्वॉल्व्स reviewing historical data, setting sales target, developing sales plan, allocating resources and monitoring performance। ये सारे स्टेप्स और प्रोसेस फॉलो करके हम अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और करंट पीरियड के लिए सेल्स इफेक्टिवली प्लान कर सकेंगे। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइन विजुअल मर्चेंडाइजिंग, discuss the ideal presentation standards in retail store with suitable examples. So till then, take care of yourself. You guys are really awesome.